सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनिमल्स और प्लांट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन से हमें तीन हमारे पास सोर्सेज हैं, तीन रिजर्वायर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक कोल है, दूसरे नंबर पे नेचुरल गैसेस, तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से हासिल होते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास एनिमल सोर्सेज हैं, एनिमल्स से हासिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट्स से हासिल होते हैं। लेकिन जो मिनरल सोर्सेज हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मेन जो सोर्सेज हैं जिनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, मिनरल सोर्सेज मींस ज़मीन से जो हासिल होते हैं। तो ज़मीन से बेटा कोल, उसके अलावा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये तीन इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कि ज़मीन में ये कोयला जिसे हम कहते हैं, नेचुरल गैस पाई जाती है और इसके अलावा पेट्रोलियम। ये बेटा तीन मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिनके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम कोल की बात करें तो कोल के हवाले से बेटा ये कॉन्सेप्ट है कि कुदरत ने लकड़ी से कोयला बनाया है, ठीक है। लाखों साल पहले जो दरख्त थे वो आंधी तूफ़ान की वजह से डिके हो गया, डिकम्पोज हो गए, और फिर उसके बाद उनके ऊपर सॉइल आ गई, फिर मज़ीद सॉइल आ गई, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहे, तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता 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 वो लकड़ी डिकम्पोज होते होते कोयले की शक्ल इख्तियार कर गई। इस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जिसे वुड इनटू कोल कहेंगे, ये बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि वुड पहले स्टेप में कन्वर्ट होती है एक मटेरियल में जिसको हम पीट बोलते हैं। ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, इसको बैक्टीरियल एक्शन होता है, और हम इसे केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं। पार्शियल डिके ऑफ वुड, पार्शियल डिके ऑफ वुड की वजह से बेटा पहली जो चीज़ बनती है वो पीट बनती है, ठीक होगी बात। ये आमतौर पर ब्राउनिश सा मटेरियल होता है, ठीक है, और ये वुड डिकम्पोज होने के बाद पहले मरले में पीट में कन्वर्ट होती है। इसको हम प्रॉपरली कोल कह नहीं सकते, ये प्रॉपरली कोयला नहीं है, आल्दो ये भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कोयला ओरिजिनली नहीं है। ब्राउन कलर में बेटा ये होता है, और वुड के पार्शियल डिकम्पोजिशन के नतीजे में पहले मरले में पीट बनता है। उसके बाद हाई प्रेशर की वजह से और इस नेक्स्ट मरहले में साइंस के अकॉर्डिंगली मिलियन ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड हैं। तो लाखों साल अगर गुजरने के बाद उसके ऊपर सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहे, प्रेशर बढ़ता रहा, पीट जो है वो कंप्रेस होती रही, और उसके कंप्रेस होने की वजह से, हाई प्रेशर उस पर लग जाने की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से, और एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये कोयले की एक शक्ल इख्तियार कर गया जिसको बेटा हम लिग्नाइट बोलते हैं। लिग्नाइट बेटा कोयला ही है, लेकिन ये इतनी अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है। इसमें तकरीबन 60 to 70% कार्बन कंटेंट होते हैं। ये 60 to 70% कार्बन कंटेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद लिग्नाइट जो है वो मज़ीद प्रेशर की वजह से लाखों साल के अरसे में ये कन्वर्ट हो गया बाइटुमिनस कोल में। बाइटुमिनस कोल बेटा अबव 70% अप टू 85% कार्बन कंटेंट होते हैं, इसमें कार्बन मौजूद होती है। और मज़ीद
ये प्रेशर, ये भी मज़ीद कंप्रेस हो के मज़ीद प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो गया बेटा एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट बेटा 85% एंड अबव, यानी तकरीबन 97% तक कार्बन कंटेंट्स होते हैं एंथ्रासाइट के अंदर। अच्छा बेटा, ये जो हमारे पास कोयला है, इसकी डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं, इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। भले लिग्नाइट हो, भले बिटुमिनस कोल, भले एंथ्रासाइट हो, इसका जो एक बहुत मेन पर्पज़ है वो फ्यूल के तौर पर है। इसके अलावा बेटा कोल को इस्तेमाल किया जाता है कार्बनाइजेशन के लिए, कार्बनाइजेशन ऑफ कोल की जाती है। ये वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में हमें कोल से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर हासिल होता है। कार्बनाइजेशन में बेटा हम इसको, दूसरा नाम इसका है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और ये होगी कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ एयर, in the absence of air at high temperature and high pressure। हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, एब्सेंस ऑफ एयर में कोल की कार्बनाइजेशन होगी। इनफैक्ट इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहा इसलिए जा रहा होता है बेटा कि इस हीटिंग के दौरान कोल के जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें से निकल जाते हैं, और उन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो जब हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होना शुरू हो जाती है तो रिमेनिंग जो चीज़ बचती है उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। तो जब कार्बन कंटेंट मज़ीद बढ़ जाएगा तो बेटा इस प्रोसेस को फिर हम बोल देते हैं कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बनाइजेशन ऑफ कोल के नतीजे में बेटा जो 3 इम्पॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स हमें हासिल होते हैं उनमें एक है कोल गैस, एक है कोक और एक है कोल तार। कोल गैस जो होती है बेटा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं ज़्यादा। कोक प्योरली कार्बन है, और कोल तार बेटा इसका वो फ्रेगमेंट है जिससे फिर आगे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हासिल होते हैं, ठीक है। कोई लगभग 217 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा जो आगे कोल तार की डिस्टिलेशन से हासिल किए जाते हैं। तो ये वो मरहला है जो कार्बनाइजेशन ऑफ कोल है, जिससे हमारे पास कोल से मुख्तलिफ फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं। तो बेटा दोबारा सुन लें, हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। हमने सबसे पहले कोयले की बात की है, कोल है कि क्या और ये बना कैसे, इसका थोड़ा सा हमने हिस्ट्री पढ़ी है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि असल में ज़्यादा कोयला जो, और पाकिस्तान में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा है ही फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ बेटा हम कार्बनाइजेशन ऑफ कोल करके इससे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं। कार्बनाइजेशन ऑफ कोल क्या चीज़ है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और इससे 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बनते हैं, कोल गैस बनती है, कोक बनता है, कोल तार बनता है। कोल तार बेटा कोल से हासिल होने वाला वो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिससे फिर आगे डिस्टिलेशन के नतीजे में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, ठीक होगी बात। इनमें फिनोल्स हैं, फ्यूरान है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी आते, काफ़ी सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन वगैरह इस प्रोसेस से हमें हासिल होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस बेटा मिक्सचर होता है ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स। लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स बेटा इसमें पाए जाते हैं, और जैसे कि इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है ये गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। हमारे यहाँ इसे
सुई गैस के नाम से जो हम समझते हैं, घरों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में, घरों में ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। लेकिन ये होता मिक्सर है, और इसमें जो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है वो मीथेन पाई जाती है, इसके अलावा इथेन पाई जाती है, प्रोपेन पाई जाती है, और ट्रेस अमाउंट में इसमें आइसोब्यूटेन भी पाई जाती है। ठीक है। वैसे हम नॉर्मली जो है वो नेचुरल गैस के साथ साथ सिलेंडर्स में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसमें ज़्यादा ब्यूटेन होता है। ठीक है। लेकिन जो नेचुरल गैस है बेटा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोर देन 85% जो कंटेंट है वो इसका मीथेन होता है। ठीक है जी। तो ये मिक्सचर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन होता है नेचुरल गैस, और इसका जो वर्ल्ड वाइड यूज़ है वो ज़्यादा ये फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो है पेट्रोलियम। ज़मीन से बेटा हासिल होने वाला क्रूड ऑयल है, इसको रिफ़ाइन किया जाता है, और रिफ़ाइन करने के बाद ये मुख्तलिफ़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें पेट्रोलियम से हासिल होते हैं। और पेट्रोलियम का भी जो सोर्स है उसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो एनिमल्स या जो इसी तरह से मर गए और बाद में उनके ऊपर लेयर्स बनती रहीं, और फिर उन लेयर्स के नीचे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, प्रेशर, बायोकेमिकल डिग्रेडेशन के नतीजे में जो है वो ये पेट्रोलियम जो है वो बना है। ठीक है। ये बेटा इसके ज़खायर समंदर में भी मिलते हैं, ऑफशोर भी मिलते हैं। तो खुश्की पर भी पेट्रोलियम के ज़खायर हैं, समंदर में भी पेट्रोलियम के ज़खायर हैं, लेकिन ये ऑयल की सूरत में हमें हासिल होता है। और ये ऑयल जो है ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हैं वो पेट्रोलियम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। जिनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास जो है वो गैसोलीन है। गैसोलीन जिसको हम उर्फ़ आम में पेट्रोल कहते हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। इसके अलावा कैरोसिन ऑयल है। ठीक है। पेट्रोलियम जेली का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, सर्दियों में स्किन खुश्क होती है तो उसके ऊपर हम जो वैज़लीन लगाते हो बेसिकली पेट्रोलियम जेली होती है, अच्छी एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, स्किन की एलर्जी को रोकती है, खुश्की दूर करती है। तो ये बेटा हमारे पास और बहुत सारे दूसरे डीज़ल वगैरह इसी से हासिल होता है, डीज़ल से आप वाकिफ़ हैं। ठीक है ना, और इसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए होता ये है कि हम बेटा इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलहदा करते हैं। एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेटा होता है separation of components of mixture of gases or liquids on the basis of their boiling point difference। boiling point difference पे किसी liquids के mixture या gases के mixture में से हर component को अलग किया जाता है। इस अमल को हम fractional distillation कहते हैं। तो ये separation of components of mixture of liquids or gases on the basis of their boiling point difference। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पे बेटा हम मिक्सचर ऑफ गैसेज या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को, उनके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस अमल के लिए बेटा पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में से गुजारा जाता है, और इस टावर में जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 350 सबसे पहले टेम्परेचर होगा, फिर हर 50 डिग्री के बाद अगला कंपोनेंट होता है। जो कंपोनेंट 350 टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं वो कंपोनेंट नीचे रह जाता है, बाकी कंपोनेंट वोलेटाइल गैसेस बन के उड़ जाते हैं। फिर जो 300 तक रह सकता है वो रह जाता है, बाकी उड़ जाते हैं। फिर जो 250 तक रह जाता है। इस तरह करते 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 लास्ट में हमें जो है वो गैशियस कंपोनेंट्स भी हासिल होते हैं।
ठीक है। तो ये बेटा डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल, इसमें हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं करनी पड़ती, ये सिंपल मिक्सचर होते हैं। लेकिन इन मिक्सचर के कंपोनेंट्स बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस पर एक दूसरे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में अलहदा हो जाते हैं। पेट्रोलियम में बेटा सॉलिड कंपोनेंट से लेके गैशियस कंपोनेंट तक शामिल होते हैं, क्यों, लेकिन वो क्योंकि सारे आपस में सॉल्युबल होते हैं लिहाजा वो डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम उसको हीट करेंगे तो जो उसका सॉलिड कंपोनेंट जो 350 टेम्परेचर को पे वोलेटाइल नहीं है वो रह जाएगा, बाकी सारे उड़ जाएंगे। फिर अपने अपने टेम्परेचर के लिहाज से तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे से अलग होते रहते हैं। आल्दो इस तरीके पहले मरहले में 100% सेपरेशन नहीं होती, और उसके लिए मज़ीद फिर ये प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में से पहले गुजार के बेटा इसके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा कर लेते हैं। ठीक होगी बात। तो बेटा ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेटा नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनिमल्स और प्लांट्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीन से हमें तीन हमारे पास सोर्सेज हैं, तीन रिजर्वायर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक कोल है, दूसरे नंबर पे नेचुरल गैस, तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम है। ठीक है जी, इसको बेटा पढ़ें, देखें, याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।